इंडियन कंपनी का नाम दे रखा है इंडो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक, और एक जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम दे रखा है टेक फ्लो। और इन दोनों के बीच एक्सपोर्ट भी हुए और इंपोर्ट भी हुए, राइट। मतलब इनके बीच एक्सपोर्ट भी हुआ है और इनके बीच दोस्तों इंपोर्ट भी हुआ है, राइट। और अब जो कंपनी चाहती है कि जो हमें पैसा मिलना है उसमें से जो, देखिए, जो हमें पैसा मिलना है उसमें से जो हमने पैसा देना है उसको एडजस्ट कर दो। कंपनी यही चाहती है ना कि देखिए, मान लीजिए कि इसको जो पैसा मिलना है और इसका कुछ ड्यू भी है पैसा, तो वो बोल रही है क्या कि तुम इसे एडजस्ट कर दो, राइट। तो इसी को कहा जाता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब एडजस्टमेंट ही होता है, राइट। तो यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट में क्या लिखा है कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में ये लिखा है कि देखो, भारत जो है टेक फ्लो को $1 लाख के कंपनी के कंपोनेंट मार्च 2025 में भेजे। मतलब ये सिंपल सी बात है कि इंडिया ग्लोबल ने टेक फ्लो को $1 लाख का कंपोनेंट मार्च 2025 में भेजा। इसका ईडीएफ भी आउटस्टैंडिंग है, जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना, वो भी आउटस्टैंडिंग है। उसी तरह इंपोर्ट में क्या हुआ कि इंडिया ने टेक फ्लो से $85,000 का मशीनरी इंपोर्ट किया अगस्त 2025 में। ठीक है, लिखा है ना, इंडो ग्लोबल इंपोर्टेड स्पेशलाइज्ड मशीनरी वर्थ $85,000 फ्रॉम टेकफ्लो इन अगस्त 2025। तो ये तो एक्सपोर्ट वाला केस हुआ और ये इंपोर्ट वाला केस हुआ। अब अक्टूबर 2025 में कंपनी एसबीआई के पास आती है और बोलती है कि देखो, हमें $1 लाख मिलने वाला है और $85,000 देना है, तो बैंक जी आप दोनों को एडजस्ट कर दो और नेट $15,000 ही दे दो। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, राइट। तो ये बैंक के पास जाती है कंपनी और बोलती है कि देखो, हमें इतना मिलने वाला है, $1 लाख मिलने वाला है और 85,000 हमें पे करना है, तो आप ऐसा करो कि मुझे $15,000 दे दो। तो सिंपल सी बात है। तो दोस्तों अब आप ये बताइए कि क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेम पार्टी के साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या दोनों ट्रांजेक्शन सेम बैंक से हुआ है? हाँ, यहाँ भी देखिए लिखा है द डिटेल ऑफ देयर ट्रांजेक्शन हैंडल थ्रू द एसबीआई। तो अब देखिए सवाल ये कर रहा है कि कौन सा कथन जो है इंडो ग्लोबल रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडो ग्लोबल रिक्वेस्ट? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो, सेट ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि एक्सपोर्ट मार्च में है और इंपोर्ट अगस्त में है। द सेट ऑफ कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बिकॉज द एक्सपोर्ट हैपेंड इन मार्च एंड इंपोर्ट इन अगस्त। बी कर रहा है कि सेट ऑफ हो सकता है पूरे $85,000 का, क्योंकि सेम ईयर, सेम बैंक, सेम ओवरसीज पार्टी है। सी कर रहा है कि देखो, सेट ऑफ तभी हो सकता है जब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी का ग्रुप या एसोसिएट हो। और डी कर रहा है कि देखो, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म तुरंत रिलीज हो जाएगा जैसे ही बैंक सेट ऑफ अप्रूव करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन चेक कर रहा है कि आप सेट ऑफ के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर है या नहीं क्लियर है। आइए पहले बेसिक को समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला रूल को समझिए। पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये कहता है कि सेम कैलेंडर ईयर, राइट। द फर्स्ट रूल इज सेम कैलेंडर ईयर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आरबीआई का रूल सिंपल है कि जो एक्सपोर्ट है और प्लस जो इंपोर्ट है, ये दोनों सेम कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो कैलेंडर ईयर, एक तो हमारा मार्च 25 में हुआ और दूसरा अगस्त 25 में हुआ। तो ईयर तो सेम है ना जी, ईयर तो 2025 में है। तो ठीक है, पहला पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रूल 2 क्या कहता है कि सेम ओवरसीज पार्टी, ठीक है, सेम ओवरसीज पार्टी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी टेक फ्लो के साथ हुआ है और जो इंपोर्ट हुआ है वो भी टेक फ्लो के साथ हुआ है। मतलब सेम बायर सेम सेलर है। इसे यही ना निकल रहा है दोस्तों कंक्लूजन कि बायर भी सेम है और सेलर भी सेम है, राइट। तो मतलब कि सेम पार्टी जरूरी है, सेम पार्टी है, ठीक है। तीसरा तीसरा चेकलिस्ट क्या बोलता है कि सेम एडी बैंक, आपकी कैलेंडर ईयर सेम हो, ओवरसीज पार्टी सेम हो, और आपकी जो एडी बैंक है, ऑथराइज डीलर बैंक है, ये भी क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे जरा देखिए, एडी बैंक के बारे में क्या कह रहा है कि दोनों एसबीआई से ही प्रोसेस्ड है। ये दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन जो है एसबीआई से ही तो प्रोसेस्ड है, तो एडी बैंक भी हमारा सेम है, राइट। तो सेम एडी बैंक है, तो सेम एडी बैंक है। तो रूल नंबर 3 भी सेटिस्फाइड हो रहा है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि गुड्स वर्सेस गुड्स, गुड्स वर्सेस गुड्स, मतलब यहाँ दोनों ट्रांजेक्शन गुड्स के हैं। एक गुड्स का होता, एक सर्विस का होता, तब अलाउड नहीं होता। ये भी देखिए, ये 4 चेकलिस्ट है जी। सेट ऑफ होने के लिए 4 चेकलिस्ट है। पहला कि कैलेंडर ईयर सेम हो, ओवरसीज पार्टी सेम हो, एडी बैंक सेम हो, गुड्स के साथ गुड्स का ट्रांजेक्शन हो, गुड्स के साथ सर्विसेज का नहीं चलेगा।
तो यहाँ भी देखिए इसने भी गुड्स इंपोर्ट किया, इसने भी गुड्स इंपोर्ट किया, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ कैन नॉट बी प्रोसेस बिकॉज एक्सपोर्ट हैपन इन मार्च एंड द इंपोर्ट इज इन अगस्त। दोस्तों यहाँ पे सेम ईयर तो अलाउड है ना, ये तो गलत है। बी कह रहा है कि देखो सेट ऑफ को प्रोसेस कर सकते हैं पूरे $85,000 का, क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन सेम कैलेंडर में हुआ है, सेम बैंक से हुआ है और सेम ओवरसीज पार्टी है। एग्जैक्टली बी नंबर सही है। सी कह रहा है कि देखो सेट ऑफ को तभी प्रोसेस कर सकते हैं जब इंडो ग्लोबल एक ग्रुप या एसोसिएट कंपनी हो। तो दोस्तों ग्रुप एसोसिएट कंपनी आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोला है कि अलाउड ही नहीं है। याद रखिएगा कि चाहे ग्रुप या एसोसिएट कंपनी अलाउड ही नहीं है, राइट। और डी कह रहा है कि ईडीएफ, हाँ देखिए ईडीएफ के बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों ईडीएफ तब क्लोज होता है जब मान लीजिए सेट ऑफ एडजस्ट हो जाए। ये जो लिखा है ना कैन बी रिलीज इमीडिएटली, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ईडीएफ तभी क्लोज होगा आपका, कब क्लोज होगा जी, जब आपका जो सेट ऑफ है ये क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। जब सेट ऑफ एडजस्ट हो जाता है तब ईडीएफ क्लोज होता है, या बैलेंस पैसा रिसीव हो जाए, सेट ऑफ एडजस्ट हो जाए, या जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको मिल जाए, राइट। या नहीं तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल दूसरा तौर पर ले लीजिए कि जीआर और ईडीएफ जो है 100% सेटल हो जाए तब, ठीक है। तो जब सेट ऑफ एडजस्ट हो जाएगा या बैलेंस अमाउंट रिलीज हो जाएगा तभी जाके ईडीएफ फॉर्म जो है आपका क्लोज होता है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि पहले ही क्लोज कर रहे हैं, ये तो गलत है। पहले क्लोज नहीं होता, इट नेवर क्लोज अर्लियर, राइट। तो दिस इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट नंबर डी रॉन्ग है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों हमने क्या क्या सीखा यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। द फर्स्ट लर्निंग इज दैट, देखिए सेम पार्टी होना चाहिए, ठीक है, सेम पार्टी हो, सेम कैलेंडर ईयर हो, यानी सेम ईयर हो, फिर बैंक सेम एडी बैंक हो, एडी बैंक भी सेम हो, और गुड्स वर्सेस गुड्स हो, ठीक है। तो फिर सेट ऑफ अलाउड है, और ईडीएफ क्लोज होता है एडजस्टमेंट और रिलायसन के बाद। बोलिए ये कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। सेट ऑफ का क्या नियम है वो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया, यानी सेट ऑफ कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, जेनिथ एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में सवाल कर रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों। एक धमाकेदार केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, सेट ऑफ ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल एंड प्री शिपमेंट फाइनेंस, इसको ईपीसी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की कंपनी है जेनिथ एक्सपोर्ट लिमिटेड, एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत से, लिखा है ना इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। और दोस्तों ये लोग जर्मनी की यूरो फैशन एजी को कपड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूरो फैशन एजी है, इसको इसको इन्होंने क्या किया है, कपड़ा जो है एक्सपोर्ट किया है, कहाँ पे, जर्मनी में। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि बाद में ये इंपोर्ट भी कर रहे हैं मशीनरी सेम बैंक से, सेम जर्मनी कंपनी से। तो पहले तो इन्होंने कपड़ा एक्सपोर्ट किया और बाद में जो है ये मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लिखा है ना दे इंपोर्ट सेम मशीनरी फ्रॉम द जर्मन बैंक। तो दोस्तों जेनिथ को ऑर्डर मिला फरवरी 2026 में। क्या मिला, ऑर्डर फुलफिल करने के लिए बैंक से ईपीसी लेता है, ठीक है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लेता है बैंक से, बेसिकली एडवांस पैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि ईपीसी आपका प्री शिपमेंट लोन के लिए मिलता है। अच्छा दूसरी बात है, इन्होंने एक्सपोर्ट किया मई 2026 में। इन्होंने क्या किया कि $1,20,000 के वैल्यू का गारमेंट शिप किया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ देखिए बैंक भी सेम है, जो जिसने फाइनेंसिंग दी थी उसी से इसने शिपमेंट भी किया, ठीक है। ईडीएफ आउटस्टैंडिंग है अभी। अब देखिए इंपोर्ट में क्या हुआ, सितंबर 2026 में यही बैंक जो है, यही जो पार्टिकुलर कंपनी है जेनिथ, इसने इंपोर्ट किया मशीनरी सेम जर्मन पार्टी से, यूरो फैशन से, राइट। और वही एचडीएफसी बैंक इन्वॉल्व है। तो दोनों पार्टी बोलती है कि हमको सेट ऑफ चाहिए, देना म्यूचुअल कंसेंट टू सेट ऑफ। तो बोलती है कि देखो $1,00,000 को जो है 1,20,000 से सेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर सेट ऑफ एंड प्री शिपमेंट फाइनेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर जेनिथ एक्सपोर्ट लिमिटेड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन ये कर रहा है कि द सेट ऑफ कैन बी प्रोसेस फॉर सर्विसेज, सेट ऑफ सर्विसेज को भी सेट ऑफ किया जा सकता है। बी कह रहा है कि देखो सीए सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, जेनिथ जो है एक सीए सर्टिफिकेट देगा बैंक को ताकि सेट ऑफ को फैसिलिटेट करे। सी कह रहा है कि देखो ईडीएफ जो है 1,20,000 का वो बैंक रिलीज कर सकता है एज सुन एज द इंपोर्ट मशीनरी अराइव। और डी कह रहा है कि देखो प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है ना, ईपीसी सिर्फ आईएनआर में इशू किया जा सकता है, कैन बी इशूड इन आईएनआर रूबरली एंड नॉट इन फॉरेन करेंसी। बहुत अच्छा सवाल है। एक 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 क्वेश्चन में 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट हैं। यही तो खासियत होती है सभी केस स्टडीज की, यू गेट टू लर्न ऑल दिस 3 to 4 कंसेप्ट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताइए क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेम पार्टी के बीच में हो रहा है। जी हाँ,
सेम पार्टी के बीच में हो रहा है। एक तरफ देखिए जनित एक्सपोर्ट है और एक तरफ हमारा दूसरा का नाम क्या है, यूरो फैशन है, सेम पार्टी में हो रहा है। क्या दोनों ट्रांजेक्शन सेम ईयर में हो रहा है? हाँ, सेम ईयर में हो रहा है, फरवरी 2026 में हो रहा है। क्या सेम एडी बैंक एचडीएफसी इन्वॉल्व है? हाँ जी, सेम एडी बैंक इन्वॉल्व है, राइट। तो ये होता है 3S रूल, सेम पार्टी, सेम ईयर और सेम एडी बैंक, इसको बोलते हैं 3S रूल। तो दोस्तों आप आइए ऑप्शन को समझते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए में क्या कर रहा है कि देखो गुड्स सेट ऑफ को जो है ना सर्विसेज के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए आपको पता है दोस्तों, सेट ऑफ हमेशा गुड्स वर्सेस गुड्स अलाउड है, गुड्स वर्सेस सर्विसेज अलाउड नहीं है। अगर ये रूल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये गलत है, ए नंबर गलत है। सेट ऑफ जब भी अलाउड होगा गुड्स वर्सेस गुड्स अलाउड होगा। बी की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि जेनिथ जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट देगा बैंक को, ताकि सेट ऑफ को फैसिलिटेट कर सके। हाँ दोस्तों, ये प्लीज याद रखिएगा कि सेट ऑफ के लिए सबसे मैंडेटरी चीज है, सेट ऑफ का फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारे सीए सर्टिफिकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सर्टिफिकेट है, ये मैंडेटरी है, ये देना ही देना है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीए कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है सीए, कि देखो जो इंपोर्ट हुआ है और प्लस जो एक्सपोर्ट हुआ है, इसका जो वैल्यू है ये जेन्यून है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ये क्या है, सही है, ये इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कंफर्म करेगा। और फिर ये भी कंफर्म करेगा कि हाँ जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी भी रियल है। और ये भी कंफर्म करेगा कि जो एडजस्टमेंट है वो अलाउड है, एडजस्टमेंट इज अलाउड। तो ये तीन चीज कंफर्म करता है सीए, समझे। तो ये बहुत जरूरी है, जब ये सेट ऑफ करेंगे तो सीए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी की बात कर लें तो भी देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि देखिए कह रहा है कि ईडीएफ जो है रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, एज सुन एज द इंपोर्ट मशीनरी अराइव। ये गलत है दोस्तों, ईडीएफ कभी भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होता, तभी रिलीज होता है। ईडीएफ कब रिलीज होता है जी, जरा सुन लीजिए, इसका कंडीशन सुन लीजिए कि हमारा जो ईडीएफ है ये रिलीज कब होता है। तो ये रिलीज तब होता है दोस्तों कि जब आपका सेट ऑफ कंप्लीट हो जाए, समझे, और रिमेनिंग इनफ्लो आ जाए। जो आपका इनफ्लो आने वाला, जो आप अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आप कि इनका जो 1,20,000 का एक है और दूसरा 1,00,000 का, तो 20,000 बचेगा ना जी। तो 20,000 जब आ जाएगा तभी जाके हमारा ईडीएफ रिलीज होगा। तो जो रिमेनिंग इनफ्लो है वो अराइव, तब जाके ईडीएफ हमारा रिलीज होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि द प्री शिपमेंट कैन ओनली बी इशूड इन इंडियन रुपीज नॉट इन फॉरेन करेंसी। देखिए दोस्तों, पैकिंग क्रेडिट जो ईपीसी होता है ना, राइट, ये आईएनआर में भी मिलता है और ये फॉरेन करेंसी में भी मिलता है, दोनों करेंसी में मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। तो दोस्तों हमने एक बार क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं, हमने क्या सीखा यहाँ से कि देखो ईपीसी जो होगा हमारा, ईपीसी जो होगा वो दोनों करेंसी में हो सकता है, आईएनआर बोले या फॉरेन करेंसी बोले, पहला पॉइंट। फिर हमने देखा कि जो सेट ऑफ होता है वो केवल गुड्स वर्सेस गुड्स होता है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा, 3S रूल को याद रखिएगा। 3S रूल बोलता है कि देखो ईयर भी सेम हो, बैंक भी सेम हो और पार्टी भी सेम हो, इसको 3S रूल बोलते हैं। फिर हमने सीखा, देखो सीए का जो सर्टिफिकेट है इसको कंपलसरी कर दिया गया, ये तो चाहिए ही चाहिए जब ये सेट ऑफ करेंगे तो। और फिर हमने देखा कि जो ईडीएफ होता है ये आफ्टर फुल एडजस्टमेंट ही रिलीज होगा, ईडीएफ जो है आफ्टर फुल एडजस्टमेंट ही रिलीज होगा। बस पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़े। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये सेट ऑफ और ईपीसी का नियम समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला कंसेप्ट और भी इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे पीसीएल और सेट ऑफ का रूल दोनों इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों कि एपेक्स गियर लिमिटेड है, एक एपेक्स गियर लिमिटेड नाम की कंपनी है और ये लोग यूएसए की ग्लोबल टेक कॉर्प, यूएसए की कंपनी है ग्लोबल टेक कॉर्प, ठीक है। इनसे क्या कर रहे हैं, इनसे कुछ इंजन पार्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, यूएसए की ग्लोबल टॉप, सॉरी इनको इंजन पार्ट एक्सपोर्ट करते हैं कौन, एपेक्स गियर लिमिटेड। तो एपेक्स को ह्यूज एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, कितना का ऑर्डर मिला जी, तो $2 लाख का ऑर्डर मिला। ऑर्डर बैलेंस करने के लिए कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाती है और ले लेती है ईपीसी या पीसीएल, ठीक है। बैंक क्या चेक करता है, बैंक चेक करता है कि ग्लोबल टेक कॉर्प फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, कहीं एपेक्स ने किसी और बैंक से डुप्लीकेट पीसीएल तो नहीं ले रखा है, ये सब बैंक चेक करता है। और बैंक ईसीजीसी को 30 दिन के अंदर बताता है कि देखो पीसीएल सैंक्शन हो गया है। ईसीजीसी जानते हैं ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये जो बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ईसीजीसी को बताता है कि देखो ये जो लोन है वो सैंक्शन हो गया है, पीसीएल जो है वो सैंक्शन हो गया है, 30 दिन के अंदर बताता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ईसीजीसी का जो इंटीमेशन पीरियड है, कभी यही सवाल पूछ देता है, तो याद रखिएगा 30 दिन का प्री इंटीमेशन पीरियड होता है।
अब देखिए एपेक्स 2026 में शिपमेंट कर देता है, अप्रैल 2026 में इन्होंने शिपमेंट कर दिया। कितना शिपमेंट किया? तो इन्होंने शिपमेंट किया $2 लाख का अमाउंट का, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, एक्सपोर्ट हुआ अप्रैल वाले महीने में। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट ये आ रहा है कि जुलाई 2026 में एपेक्स कंपनी जो है सेम कंपनी से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, जो कि 1,50,000 का है, ठीक है। और ये भी लिखा है कि देखो सेम ब्रांच का यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब जाके वो बैंक को बोलता है कि $2 लाख रिसीवेबल है, 1,50,000 पेबल है, तो एडजस्ट कर दो ना। देखिए $2 लाख रिसीवेबल है, 1,50,000 आपका पेबल है, तो बैंक को जाके बोलता है कि एडजस्ट कर दो, सेट ऑफ कर दो, ठीक है। और तो अब सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि आपको ऑपरेशनल गाइडलाइन को फॉलो करना है, लिक्विडेशन रूल को फॉलो करना है पीसीएल का। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है बैंक या एक्सपोर्टर के संदर्भ में वॉल्यूशन माना जाएगा रूल का, मतलब गलत है। वॉल्यूशन मतलब यही हुआ ना जी, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, विच इज द वॉल्यूशन। वॉल्यूशन मतलब विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेट ऑफ में सीए सर्टिफिकेट जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि नहीं, सीए सर्टिफिकेट बहुत अच्छा चीज है। तो अब देखिए सेट ऑफ के बाद बचा कितना, देखिए $2 लाख का रिसेवेबल है, $1.5 लाख का पेबल है, तो आपका जो $50,000 है, ठीक है। तो एपेक्स कहता है कि ऐसा करो ना कि ये $50,000 का जो एक्सपोर्ट बिल है उसे पीसीएल लिक्विडेशन के लिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो एपेक्स क्या बोलता है कि जो ये $50,000 बचा है ना जी, उसको मुझे मत दो, तुम ये करो कि मेरा जो पीसीएल है उसके लिए तुम उसको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में एडजस्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो कौन सा एक्शन वॉल्यूशन है रूल का? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखो बैंक एलसी के पिछले पीसीएल नोट करता है, बैंक एलसी के पीछे पीसीएल नोट करता है, द बैंक नोट द पीसीएल सैंक्शन डिटेल ऑन द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल एलसी। कौन सा वॉल्यूशन है ये पूछा जा रहा है। बी कर रहा है कि एपेक्स रिक्वेस्ट अ सेट ऑफ फॉर अ सेपरेट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कंसल्टेंसी सर्विस, यानी एपेक्स सेट ऑफ रिक्वेस्ट करता है कंसल्टेंसी सर्विस के लिए। सी कर रहा है कि एक्सपोर्ट कैंसिल हो जाए तो बैंक पीसीएल को लोकल एडवांस मानकर इंटरेस्ट लगाता है। और डी कर रहा है कि बैंक पीसीएल को किसी और एक्सपोर्ट शिपमेंट से भी लिक्विडेट करने देता है जिसमें पीसीएल नहीं लिया है। देखिए 4 अलग अलग कंसेप्ट है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए, क्या कह रहा है कि बैंक नोट द पीसीएल सैंक्शन डिटेल ऑन द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल एलसी। देखिए बैंक जब एलसी के पीछे नोट करता है ना कि पीसीएल सैंक्शन, तो इसका पर्पस यही है कि डुप्लीकेट पीसीएल को रोकना। तो बैंक क्या करती है ना कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके रिवर्स पोर्शन में लिख देती है ये वर्ड, क्या लिख देती है कि पीसीएल सैंक्शन। तो जैसे लिख देती है ना, तो इसका मतलब कि आप डुप्लीकेट इशू नहीं हो सकता, इसी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए बैंक ऐसा लिखती है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, ये तो अलाउड है, वायलेशन तो नहीं है। चलिए बी को जरा देखिए। देखिए बी में क्या कर रहा है कि बैंक एपेक्स गियर एक सेट ऑफ रिक्वेस्ट कर सकती है दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए जिसमें कंसल्टेंसी सर्विस है। आप बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था सेट ऑफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3S रूल होता है जी। 3S रूल का मतलब क्या हुआ, देखो सेम ईयर होना चाहिए, सेम बैंक होना चाहिए और सेम पार्टी होना चाहिए। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या ये रूल फॉलो हो रहा है। ईयर तो हमारा सेम है, पार्टी भी सेम है, लेकिन दोस्तों अच्छा एक और चीज बताया था, गुड्स वर्सेस गुड्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स वर्सेस कंसल्टेंसी हो रही है, ये सर्विसेज है, राइट। तो ये तो नहीं होगा ना, इसके लिए सेट ऑफ तो बैंक अलाउ ही नहीं करेगी। हाउ कैन यू अलाउ सेट ऑफ फॉर अ गुड्स वर्सेस सर्विसेज ट्रांजेक्शन, राइट। गुड्स वर्सेस सर्विसेज बिल्कुल अलाउड नहीं है, समझे। तो बी ही वायलेशन है। अब जरा सी को देखिए, सी में क्या कह रहा है, सी में ये कह रहा है कि देखो एक्सपोर्ट कैंसिल हो जाए तो बैंक पीसीएल लोकल एडवांस में इंटरेस्ट लगाता है, लोकल एडवांस मानकर इंटरेस्ट लगाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट मान लीजिए किसी कारणवश कैंसिल हो जाए तो अभी देखिए बैंक ने जो ईपीसी दिया ये मानते हुए ना कि एक्सपोर्ट करने वाला है ये बंदा, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट ही कैंसिल हो जाए तो बैंक क्या करता है, बैंक पीसीएल को डोमेस्टिक एडवांस ट्रीट कर लेता है, समझे। तो उस पर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा डी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है दोस्तों कि बैंक पीसीएल को किसी और एक्सपोर्ट शिपमेंट से भी लिक्विडेट करने देता है जिसमें पीसीएल नहीं लिया है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। देखिए यदि हम पीसीएल लिक्विडेशन की बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीसीएल का लिक्विडेशन होता है, राइट, जस्ट लेट मी राइट डाउन, पीसीएल का जो लिक्विडेशन है ये काफी फ्लेक्सिबल है, राइट। अगर कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड आए
जिसमें पीसीएल नहीं लिया गया था, उन प्रोसीड से पीसीएल क्लोज करना अलाउड है। एक्सपोर्ट, मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड आया, एक्सपोर्ट प्रोसीड समझते हैं ना जी, एक्सपोर्ट का पैसा आया, समझे, अब उसमें पीसीएल लिया ही नहीं था पहले इसने, अब तो उसका पैसा से क्या इस पीसीएल को लिक्विडेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिक्विडेट कर सकते हैं। उन प्रोसीड से पीसीएल को क्लोज करना अलाउड है, तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है पीसीएल लिक्विडेशन। तो ये भी सही है, डी नंबर भी सही है। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि देखो ईपीसी हो या पीसीएल हो, दोनों का दोनों जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस है। क्या है? दोनों, दोनों का दोनों प्री शिपमेंट फाइनेंस है। और इंडियन रुपीज हो या फॉरेन करेंसी हो, दोनों में मिलता है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो ईसीजीसी को हमें इंटीमेट करना पड़ता है। अब देखिए, बैंक जब पीसीएल दे देती है ना, तो ईसीजीसी को बताना पड़ता है कितने दिनों में जी? 30 दिन में। कब से? 30 दिन कब से काउंट होता है? तो जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ है, जिस दिन पीसीएल सैंक्शन हुआ है, उस दिन से। अच्छा, तीसरी बात हमने ये सीखा कि देखो डुप्लीकेट पीसीएल को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, दैट इज प्रोहिबिटेड। इसके लिए बैंक क्या करती है कि जो एलसी है उसके पीछे जो है लिख देती है कि पीसीएल गिवन। अच्छा, सेट ऑफ का कंडीशन हमने देखा, 3 रूल देखा, ईयर सेम हो, पार्टी सेम हो, बैंक सेम हो, गुड्स के साथ गुड्स ही हो, सीए सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा कि देखो पीसीएल का जो लिक्विडेशन होता है ये काफी फ्लेक्सिबल होता है जी। पीसीएल का लिक्विडेशन काफी फ्लेक्सिबल है, आप किसी दूसरे एक्सपोर्ट प्रोसीड के साथ पीसीएल को लिक्विडेट कर सकते हैं, राइट। और हाँ, जैसे ही एक्सपोर्ट कैंसिल होगा, देखिए इतना चीज क्लियर होता है इस क्वेश्चन से। यही तो है कहानी का फायदा दोस्तों। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है बीएफएम का, इसमें आपको कहानी के माध्यम से चीजें समझाई जाती हैं एकदम। यदि आप 1 से 2 घंटा डेली बेसिस पर देते हैं और अगले 3 से 4 महीने के लिए देते हैं, निश्चित रूप से आपका सीआईबी बीएफएम पहले अटेम्प्ट में क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आप यदि इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर, और यू कैन चेक आउट द कोर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो दोस्तों हमने ये भी देखा कि यदि मान लीजिए एक्सपोर्ट को आप कैंसिल करते हैं, तो उसको डोमेस्टिक लोन ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट को कैंसिल किया, उसके अगेंस्ट कोई पीसीएल लिया गया है, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसे ट्रीट करेंगे डोमेस्टिक लोन की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया एक एक चीजें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें दोस्तों हम लोग सीखेंगे 2 चीजें, ईपीसी पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस और सेट ऑफ का मैकेनिज्म। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है, ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड है। ये इंडिया से बेसिकली इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इनको जर्मनी की बर्लिन रिटेलर से $1 लाख का कंफर्म एलसी ऑर्डर मिला। ठीक है, जर्मनी की बर्लिन रिटेलर है, उसने $1 लाख का कंफर्म एलसी दिया। अच्छी बात है। अब देखिए प्री शिपमेंट फाइनेंस हुआ। अब कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के पास जाती है और डॉलर में ईपीसी लेती है। ठीक है, डॉलर में एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लेती है। बैंक क्या क्या चेक करती है जी? बैंक चेक करती है कि बायर का क्रेडिट रिपोर्ट कैसा है, डुप्लीकेट पीसीएल तो नहीं है, और ईसीजीसी को 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म भी करता है। ये तो आपको पता ही है, 30 दिन का समय है। अब देखिए अप्रैल 2026 में इसने शिपमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट बैंक को दिए जाते हैं, बैंक चेक करता है कि एलसी के हर पॉइंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है ना जी। अब देखिए ये जो एक्सपोर्टर है, इसने तो एक्सपोर्ट कर दिया, और जो बिल ऑफ लैडिंग वगैरह डॉक्यूमेंट होगा वो जाके बैंक को दे दिया, ये लो बैंक। ठीक है, बैंक फिर चेक करता है कि सब कुछ जो है एलसी का यूसीपीडीसी नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर आपको एक बात पता ही होगा कि देखो नेगोशिएशन तभी होता है जब डॉक्यूमेंट एलसी से 100% कंफर्म हो। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर मान लो डॉक्यूमेंट में माइनर डिस्क्रिपेंसी हो तो बैंक नेगोशिएट करेगा? नहीं जी, बैंक नेगोशिएट ही नहीं करेगा। डिस्क्रिपेंसी तो होना ही नहीं चाहिए, कभी भी डिस्क्रिपेंसी अलाउड नहीं है। अब देखिए अगस्त 2026 में क्या हुआ? अगस्त 2026 में कंपनी सेम बर्लिन रिटेलर से $20,000 का जीपर इंपोर्ट करती है। समझे, इसको बोलते हैं इंपोर्ट लेग। ठीक है, तो अब देखिए सेट ऑफ एंड लिक्विडेशन की बात हुई। अब कंपनी बैंक से बोलती है कि बैंक ऐसा करो कि देखो मेरा रिसीवेबल $1 लाख है और मेरा पेबल $20,000 है, तुम ऐसा कर दो कि 80,000 का नेट इनफ्लो कर दो, सेट ऑफ कर दो। ठीक है, और एक और चीज बोलती है, ये भी बोलती है कि जो बचा हुआ 80,000 है उसको तुम क्या करो कि लिक्विडेट करने के लिए यूज हो रहा है, और बैंक रिमेनिंग ईपीसी को कन्वर्ट कर देता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि कौन सा एक्शन जो है इनवैलिड है एज पर द रूल? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी कंसीडर्ड इनवैलिड एज पर द रूल? ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो बैंक अलाउ द पीसीएल टू बी लिक्विडेटेड यूजिंग प्रोसीड फ्रॉम डिफरेंट एक्सपोर्ट शिपमेंट फॉर विच नो पीसीएल वाज प्रीवियसली अवेल्ड।
यानी पीसीएल को किसी और एक्सपोर्ट प्रोसीड से लिक्विडेट करना अलाउड है। ये ऑप्शन ए कर रहा है। बी कर रहा है कि बैंक नेगोशिएट द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एवन दो दे हैव माइनर डिस्क्रिपेंसी कंपेयर टू द एलसी टर्म, यानी बैंक डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट नेगोशिएट कर देता है क्योंकि एक्सपोर्टर रेगुलर क्लाइंट है। सी कर रहा है कि बैंक ईडीएफ रिलीज नहीं करता जब तक फुल एडजस्टमेंट ना हो जाए। द बैंक रिफ्यूज टू रिलीज द ईडीएफ फॉर द $1 लाख शिपमेंट अंटिल द फुल एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। और डी कर रहा है एक्सपोर्ट कैंसिल हो जाए तो डोमेस्टिक पैनल इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए 4 अलग अलग कंसेप्ट है, कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो पीसीएल वाले केस में आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, राइट, यू गेट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। व्हेन आई से ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दूसरे एक्सपोर्ट प्रोसीड में पीसीएल नहीं लिया गया तो उन प्रोसीड से एग्जिस्टिंग पीसीएल लिक्विडेट करना अलाउड है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई दूसरा पीसीएल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए इस पीसीएल में जो है ना कोई दूसरा एक्सपोर्ट प्रोसीड है, नॉट पीसीएल, जस्ट वेट अ मिनट, समझिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई दूसरा एक्सपोर्ट प्रोसीड है, मतलब एक्सपोर्ट का पैसा आया और ये जो एक्सपोर्ट आपने किया था ना इसमें आपने पीसीएल नहीं लिया था, तो ये जो प्रोसीड है इससे आप लिक्विडेट कर सकते हैं। क्या लिक्विडेट कर सकते हैं जी? तो आप अभी वाले जो ईपीसी है, एग्जिस्टिंग ईपीसी को या एग्जिस्टिंग पीसीएल को आप लिक्विडेट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, तो ये तो सही है हमारा, ये तो वैलिड है। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा इनवैलिड है? अच्छा बी को जरा देखिए, बी में लिख रहा है, देखिए बी में क्या कर रहा है जी, बी में कर रहा है कि बैंक डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट नेगोशिएट कर सकता है। अरे यही तो गलती है, कैसे डिस्क्रिपेंट, कैसे नेगोशिएट कर लेगा? यूसीपीडीसी 600 भूल गए? यूसीपीडीसी 600 साफ साफ कहता है कि बैंक सिर्फ वही डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करेगा जो एलसी के 100% स्ट्रिक्ट टर्म फॉलो करता है। हल्का सा भी डिस्क्रिपेंसी हो, चाहे रेगुलर ही कस्टमर क्यों ना हो, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। सी की बात कर लें तो सी में क्या कर रहा है कि बैंक ईडीएफ रिलीज नहीं करता जब तक फुल एडजस्टमेंट ना हो जाए। एग्जैक्टली सही बात है, ये तो बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं। देखिए यही फायदा होता है बार बार रिपीट करने का, एकदम दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। तो दोस्तों ईडीएफ तभी रिलीज होता है जब फुल सेट ऑफ कंप्लीट हो जाए या बैलेंस अमाउंट रियलाइज हो जाए। सी नंबर बिल्कुल सही है। डी की बात कर लें तो डी क्या लग रहा है आपको? तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट फेल हो जाए तो पीसीएल को डोमेस्टिक लोन ट्रीट किया ही जाता है और डोमेस्टिक पेनल इंटरेस्ट लगता ही लगता है, तो डी भी सही है हमारा। चलिए, तो हमने यहाँ पे नया चीज क्या सीखा कि देखो एलसी नेगोशिएशन में 100% कंफर्मिटी चाहिए अंडर यूसीपीटीसी। अब आइए दोस्तों टॉपिक को बदलते हैं, अब हम लोग एनडीडी पे बढ़ते हैं। लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनडीडी, नोशनल ड्यू डेट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये डेडली इंपॉर्टेंट टॉपिक डिकोड करने वाला है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, नॉर्मल ड्यू डेट और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारे केस में एक्सपोर्टर का नाम है रिलायबल एक्सपोर्ट आईएनसी। एक्सपोर्टर का नाम क्या है जी? रिलायबल एक्सपोर्ट आईएनसी, ठीक है। और ये चेन्नई का फर्म है। जुलाई 2026 में इन्होंने दो अलग अलग शिपमेंट किए। जुलाई 2026 में इन्होंने दो अलग अलग शिपमेंट की। एक तो हमारा साइड बिल था जिसको डिमांड बिल भी बोला जाता है, एलसी के अंदर साइड बिल था। कितने का था जी? $50,000 का साइड बिल था, ठीक है। और एक यूजेंस बिल है जो कि 90 डे डीए पे है, 90 डे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पे है। कितने का है ये 40,000 यूरो का है। बैंक ने दोनों के लिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दिया मार्जिन के साथ, 20% मार्जिन दिया। तो दोस्तों देखिए साइड बिल है $50,000 का, समझे। और साइड बिल का मतलब आप जानते ही हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड बिल बताइए? साइड बिल का सिंपल सा मतलब है कि पेमेंट जो है ऑन साइट हो जाएगा, इसलिए तो नाम रखा गया है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो पेमेंट होता है वो कैसा होता है? ऑन साइट होता है, एज सुन एज अ डॉक्यूमेंट रीच। और इसमें मार्जिन बैंक ने कितना रखा है? यहाँ देखिए मार्जिन बैंक ने रखा है 10%। साइड बिल के केस में बैंक ने 10% मार्जिन रखा है, मतलब बैंक जो एडवांस देगा वो कितना देगा जी? वो देगा 90% ऑफ बिल। जो भी बिल है उसका 90% बैंक क्या देगा? एडवांस देगा। अच्छा जरा ये बताइए तो साइड बिल का एनटीपी कितना होता है? सवाल है आपसे, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा। ये बताइए कि जो साइड बिल होता है इसका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कितना होता है जी? सही सोच रहे हैं दोस्तों, इसका सही जवाब है 25 दिन होता है, ठीक है। तो साइड बिल की तो बात हो गई। साइड बिल को डीपी बिल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यूजेंस बिल की। तो यूजेंस बिल का क्या दिया हुआ है? तो देखिए 90 दिन का यूजेंस बिल है, क्रेडिट बिल माना जाता है इसको। बैंक ने 20% मार्जिन रखा है, तो कितना एडवांस देगा जी? तो इस केस में एडवांस देगा 80%।
तो देखिए, देखिए यहाँ पे 40,000 पाउंड का, 40,000 पाउंड का 80% निकाल लीजिए, कितना होगा? 32,000 पाउंड होगा। ठीक है, अब देखिए एनडीडी पे आते हैं। एनडीडी का मतलब कि बिल को आइडियली कब तक रियलाइज हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल ड्यू डेट। मतलब जो हमारा बिल है इसको आइडियली कब तक रियलाइज हो जाना चाहिए, मतलब इसका पैसा कब तक आ जाना चाहिए, समझे? और एनडीडी के बाद अगर पैसा नहीं आया तो बैंक उसको क्रिस्टलाइज कर लेती है, मतलब फॉरेन करेंसी बिल को आईएनआर लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देती है। तो सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि देखो, जो नॉर्मल ड्यू डेट होगा साइड बिल का वो जुलाई 10 2026 होगा। फिर बी कर रहा है कि देखो बैंक जो है $36,000 जो है एडवांस के रूप में देगी, यूजेंस बिल 40,000 यूजेंस बिल के लिए। सी कर रहा है कि जो एनडीडी है, नॉर्मल ड्यू डेट है 90 दिन डीए बिल का, वो अक्टूबर 23 2026 है, जिसके अंदर 90 दिन यूजांस पीरियड होगा। और डी कर रहा है जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है ये इंडेफिनेटली चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, नॉर्मल ड्यू डेट एनटीपी कंसेप्ट का निचोड़ ये क्वेश्चन है, यानी जितने भी कंसेप्ट पॉसिबल हैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट लर्निंग, इसी को स्मार्ट लर्निंग बोलते हैं दोस्तों। स्मार्ट लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन से मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर करना, जिसको बोलते हैं ना कम समय देना और ज्यादा आउटपुट लेना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं। तो हमारा जरूरत है हम लोग इसी प्रकार से अपने एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है आपको मैं ये बताता हूं कि देखिए, जो हमारा नॉर्मल ड्यू डेट है ना, एनडीडी, कहीं आप देखेंगे बुक में नॉर्मल ड्यू डेट, नोशनल ड्यू डेट, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, हाउ डू वी कंप्यूट एनडीडी फॉर यूजेंस बिल। यदि हमारा यूजेंस बिल है, राइट, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, इसका सिंपल सा एनडीडी का फॉर्मूला है, पहले तो तुम यूजेंस पीरियड ले लो, फिर यूजेंस पीरियड में ना 25 दिन का तुम एनडीपी जोड़ दो, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जोड़ दो। अब आप बताइए यूजेंस बिल का एनटीपी आपका जो यूजेंस पीरियड है कितना जी? तो यूजेंस पीरियड इन्होंने दे रखा है 90 दिन, देखिए साफ साफ लिखा है 90 दिन का डीए है। तो पहले तो 90 दिन ले लीजिए, उसमें 25 दिन जोड़ दीजिए, यानी 115 दिन हो गया, समझे? अब बताइए 115 दिन कब से काउंट करेंगे जी? तो 115 दिन काउंट करेंगे हम लोग जब बिल बन गया, बिल बैंक को गया। कब गया जी बैंक को बिल? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा है इन्होंने 2 एक्सपोर्ट शिपमेंट जुलाई 2026 में किया और अपने बैंक को दिया पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए। तो देखिए 1 जुलाई 2026 को इन्होंने साइड बिल सबमिट किया और उसी दिन उन्होंने यूजेंस बिल भी सबमिट किया, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। तो बिल बैंक को कब गया? 1 जुलाई 2026 को गया। अब आप क्या कीजिए दोस्तों कि ये जो 1 जुलाई 2026 है इसमें 115 दिन जोड़ दीजिए ना। ठीक है, तो 115 दिन जोड़ दीजिए, तो 115 दिन ऐड कीजिएगा तो पहले 30 दिन जोड़िए, प्लस 30 दिन जोड़िए, प्लस 30 दिन जोड़िए, 90 दिन हो गया। तो जुलाई पुर गया, अगस्त पुर गया, सितंबर पुर गया। ठीक है, उसके बाद कितना बचा? 25 दिन बचा ना जी, तो 25 दिन जोड़ दीजिए। तो 23 अक्टूबर को, ठीक है, 23 अक्टूबर 2026 को ये बिल जो है यही हमारा एनडीडी होगा, नॉर्मल ड्यू डेट होगा, समझे? तो 23 अक्टूबर कहाँ लिखा है जी? जरा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, लिखा है ना कि 23 अक्टूबर एग्जैक्टली, ये तो सही बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जरा ए को देखिए, ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि देखो जो जो नॉर्मल ड्यू डेट होगा, जो नॉर्मल ड्यू डेट है 50,000 साइट के लिए, वो जुलाई 10 2026 होगा। अब देखिए आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा, अब देखिए पहला जो बिल है वो साइड बिल है, साइड बिल में एनटीपी जो होता है वो हमेशा 25 दिन का होता है, आपको मैंने पहले बताया था। जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है वो हमेशा 25 डेज होता है, ये मान लिया जाता है। ठीक है, तो साइड बिल का यदि हम एनडीडी निकालें, एनडीडी समझ में आता है ना दोस्तों कि कितने दिन में एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज कर लिया जाए, उसका टाइम पीरियड होता है। तो साइड बिल का जो होता है 1 जुलाई ले लीजिए और इसमें आप 25 दिन जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जुलाई 26। ठीक है, जुलाई 26 होगा, तो ये सही है, मुझे सही लग रहा है। ये गलत है, सॉरी, ये 10 जुलाई लिखा है। अच्छा, बी को जरा पढ़िए। बी में कह रहा है कि देखो 40,000 पाउंड यूजेंस बिल के लिए बैंक पोस्ट शिपमेंट एडवांस देगी 36,000 पाउंड का। नहीं, ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पे 80% जो है दे रही है ना फाइनेंस, 80% फाइनेंस कर रही है, 20% जो है मार्जिन है। तो 80% 40,000 का 32,000 पाउंड होगा ना, ये 36,000 थोड़ी होगा। बी गलत है। और डी की बात कर ले, तो डी कह रहा है कि कंसेशनल इंटरेस्ट फॉर यूजेंस बिल कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली। तो आपको पता है दोस्तों, कंसेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो मैक्सिमम 365 डेज होता है फ्रॉम शिपमेंट, मैक्सिमम। तो बायर चाहे 2 साल बाद ही पैसा दे,
बैंक कंसेशनल इंटरेस्ट कंटिन्यू नहीं करेगा, है ना। इट कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली, ये गलत है। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट जो मैक्सिमम है वो शिपमेंट से 365 दिन का होता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ से, एक बार रिकॉल कर लिया जाए। पहले मैंने आपको यह बताया कि देखो, यदि तुम्हारे पास साइड बिल का एनटीपी पूछे तो साइड बिल का एनटीपी सीधा बोल दो 25 दिन, ठीक है। यदि आपको यूजेंस बिल का एनडीडी पूछे तो इसमें पहले यूजेंस पीरियड ले लो प्लस 25 दिन जोड़ दो। फिर उसके बाद याद रखिएगा कि जो मार्जिन है वो क्या करता है, एडवांस को घटा देता है, ठीक है, एडवांस की अवेलेबिलिटी को घटा देता है। फिर हमने ये देखा कि देखो क्रिस्टलाइजेशन कब होता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फॉरेन करेंसी लायबिलिटी आईएनआर में कब कन्वर्ट होती है, जब हमारा एनडीडी ओवर हो जाए तब क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, या जब पेमेंट ही नहीं मिला हो, पेमेंट नॉट रिसीव्ड, तब क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा पांचवा पॉइंट हमने ये देखा इस क्वेश्चन से कि देखो क्रिस्टलाइजेशन का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 365 दिन होता है। आई होप ये चीजें आपको मजेदार लगी होंगी, समझ में आई होंगी कि एक चीजें। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि ग्लोबल गारमेंट लिमिटेड वो इंडियन एक्सपोर्ट हाउस है, राइट। तो ग्लोबल गारमेंट लिमिटेड वर्सेस दो डिफरेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर से डील कर रही है, राइट। तो बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप कलेक्शन और कंसाइनमेंट कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इंडियन एक्सपोर्ट हाउस है जिसका नाम है ग्लोबल गारमेंट लिमिटेड, यहाँ देखिए लिखा है। और जनवरी 2026 में दो अलग अलग एक्सपोर्ट ऑर्डर हैंडल कर रहे हैं। मैं एक एक करके ऑर्डर डिस्कस करूंगा और बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा। तो ऑर्डर ए में क्या हुआ, ऑर्डर ए में जो गुड्स इन्होंने एक्सपोर्ट किया वो $50,000 का था, और जो पेमेंट किया है वो लेटर ऑफ क्रेडिट से किया है। देखिए लिखा है ना, पेमेंट जो किया है वो लेटर ऑफ क्रेडिट से किया है। लेकिन एलसी डॉक्यूमेंट में माइनर डिस्क्रिपेंसी आ गई, इट हैज अ माइनर डिस्क्रिपेंसी। एलसी के डॉक्यूमेंट में एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब बैंक पेमेंट रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब कि बैंक रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। इसीलिए बैंक क्या बोलती है कि देखो मैं इस बिल को नेगोशिएट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दिस बैंक कुड नॉट नेगोशिएट द बिल, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी उसको दिख गया ना एलसी में और डॉक्यूमेंट में शिपमेंट के बाद। अब देखिए एक्सपोर्टर के पास ऑप्शन क्या बचा है, तो एक्सपोर्टर ने क्या किया कि कलेक्शन बेसिस पे भेजो डॉक्यूमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए रुपी एडवांस मांगो। तो एक्सपोर्टर ने रिक्वेस्ट किया बैंक को कि डॉक्यूमेंट को भेजो कलेक्शन बेसिस पे और रुपी एडवांस मांगा अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, कलेक्शन बेसिस का बिल क्या नेगोशिएटेड बिल होता है? जरा जवाब दीजिए। तो इसका बहुत सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ये बताइए कि जो हमारा कलेक्शन बेसिस का बिल होता है, कलेक्शन बेसिस का जो बिल होता है, इज इट नेगोशिएटेड बिल, यस और नो? ये आपको बताना है यस और नो। तो आंसर है नो, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी में आप क्या ट्विस्ट आया। अब देखिए ऑर्डर बी पे आते हैं। ऑर्डर बी में क्या कर रहा है, कंसाइनमेंट बेसिस पे ऑर्डर है, ठीक है। यहां से रियल गेम शुरू होता है। गुड्स क्या है, गुड्स है हाई एंड फैशन वियर। कहाँ भेजे गए, तो भेजे गए ओवरसीज ब्रांच इन लंदन। सेल कैसे हुआ, सेल होगा अप्रूवल के बाद लोकल रिटेलर्स को। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, गुड्स रखे गए हैं अप्रूव्ड इंडियन वेयर हाउस में, मैंने हाईलाइट भी किया है, ठीक है। तो ये कंसाइनमेंट बेसिस हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन को देखिए, तो दो केस है, कलेक्शन बेस कंसाइनमेंट बेसिस। कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखो ऑर्डर ए के लिए जो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट है यूजेंस बिल का वो ट्रांजिट पीरियड तक सीमित है। ऑर्डर बी के लिए कह रहा है कि ग्लोबल गारमेंट लिमिटेड मस्ट इंश्योर द सेल प्रोसीजर रियलाइज एंड लिक्विडेटेड विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। सी कह रहा है कि ऑर्डर बी के लिए क्योंकि गुड्स को अप्रूव्ड इंडियन वेयरहाउस में रखा गया है तो रिलायसन पीरियड 15 महीना तक बढ़ सकता है। और ए का डी का रहा है कि ए के लिए ट्रांजिट पीरियड स्टार्ट होता है जिस दिन गुड्स को एक्चुअली शिप किया गया इंडियन पोर्ट से। अब आइए पहले हम लोग ए वाले केस की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, ऑर्डर में $50,000 का गुड्स एक्सपोर्ट हुआ, एलसी के माध्यम से पेमेंट की गई, लेकिन एलसी डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो बैंक तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब बैंक पेमेंट नहीं करेगा, वो रोक देगा पेमेंट को, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के पास यही ऑप्शन बचा है कि कलेक्शन बेसिस पे डॉक्यूमेंट भेजो। अब ऑप्शन ए को जरा पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट सिर्फ ट्रांजिट पीरियड के लिए मिलेगा,
क्या लगता है दोस्तों? सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जो हमारा पहला बिल है वो है यूजेंस बिल ऑन कलेक्शन बेसिस। कैसा बिल है जी? ये यूजेंस बिल है। और किस बेसिस पे है? यूजेंस बिल ऑन कलेक्शन बेसिस है। समझे? तो इसमें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है जी। इसमें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा। कब तक मिलेगा? देखो, ट्रांजिट पीरियड इंक्लूडेड होगा, प्लस यूजेंस पीरियड इंक्लूडेड होगा, प्लस ग्रेस पीरियड इंक्लूडेड होगा। तीनों इंक्लूडेड होगा, यूजेंस, ट्रांजिट और ग्रेस पीरियड। समझे? तीनों इंक्लूडेड होगा। कि यहाँ पे लिखा है ओनली टू द ट्रांजिट पीरियड, ये गलत है। ये ऑप्शन बहुत कॉमन मिस्टेक पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। कुछ लोग इसको टिक सही कर देते हैं, गलत है। अच्छा, बी को पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि अच्छा ये बताइए, कंसाइनमेंट, आई थिंक ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, ऑर्डर बी की बात हो रही है। ये बताइए, कंसाइनमेंट बेसिस में सेल शिपमेंट के टाइम पे होता है क्या? ठीक है, कंसाइनमेंट बेसिस पे जो सेल है वो क्या शिपमेंट के टाइम में होता है? यस या नो बोलिए। देखिए, कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब ही होता है दोस्तों कि जब हम कंसाइनमेंट बेसिस पे जो सेल होता है ना, वो शिपमेंट के टाइम पे नहीं होता। सेल डज नॉट ऑकर एट द टाइम ऑफ शिपमेंट, राइट। और नॉर्मली कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए जो रियलाइजेशन पीरियड होता है, कितना होता है रियलाइजेशन पीरियड? यदि कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट है तो रियलाइजेशन पीरियड होता है 9 मंथ। लेकिन बैंकिंग रूल में एक स्पेशल रिलैक्सेशन है कि देखो, अगर तुम्हारा अप्रूव्ड इंडियन आउंड वेयर हाउस है, अप्रूव्ड इंडियन आउंड वेयर हाउस है, समझे, तो वहां पे 15 महीना का समय मिलता है। 15 महीना का समय मिलता है। तो ऑप्शन ये तो समझ में आ गया आपको कि कंसेशनल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ट्रांजिट, यूजेंस और हमारा एनटीपी तीनों मिला के होता है। बी को जरा देखिए, तो बी कह रहा है कि देखो, ऑर्डर बी के लिए जो है सेल प्रोसीड को रियलाइज किया जाएगा 9 महीना फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ठीक है, तो लेकिन देखिए इसमें ये जो हमारा एक्सेप्शन है ना, वो नहीं लिखा है। ठीक है, 9 महीना तो होता है नॉर्मली, लेकिन इंडियन ऑन वेयर हाउस में 15 महीना होता है, ये तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, सी मुझे सही लग रहा है, सी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर बी में गुड्स को हमने इंडियन अप्रूव्ड वेयर हाउस में स्टोर किया, तो रिलाइजेशन पीरियड को 15 महीना तक बढ़ा सकते हैं। सी सही है। और डी की बात कर लें, तो डी में एक ये सवाल, कंसेप्ट याद रखिएगा, एनटीपी का कंफ्यूजन, ये बहुत डेंजरस ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कलेक्शन बेसिस में कब स्टार्ट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर कलेक्शन। हाँ, जिस दिन आपने, देखिए शिपमेंट डेट से नहीं स्टार्ट होता है, जिस दिन बैंक में जाके आपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया वहां से स्टार्ट होता है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, हमने पहले क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे हमने 1 जुलाई 2026 जो लिया था, वो 1 जुलाई था क्या? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ही तो था। समझे? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया उस दिन से आपका एनटीपी पीरियड शुरू होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन की बात कर ले तो ये गलत है। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ से, इस क्वेश्चन से एक बार रिकॉल कर लीजिए। हमने ये सीखा कि दोस्तों, कलेक्शन बेसिस जो होता है वो नेगोशिएशन नहीं होता। कलेक्शन बेसिस इज नॉट नेगोशिएशन। फिर हम पहला पॉइंट, फिर हमने ये सीखा कि जो यूजेंस बिल है, इसका जो इंटरेस्ट होता है, यूजेंस बिल का जो इंटरेस्ट होता है, इसमें ट्रांजिट आता है, यूजेंस आता है, प्लस ग्रेस पीरियड आता है। फिर हमने ये सीखा कि देखो, कंसाइनमेंट का जो एक्सपोर्ट होता है वो नॉर्मली 9 महीना का होता है। फिर हमने ये देखा कि जो वेयर हाउस है, राइट, वेयर हाउस अब्रोड, तो वहाँ 15 महीना का होता है। और एनटीपी जो जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया वहां से हमारा एनटीपी स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए, इस टाइप की केस स्टडी एग्जामिनेशन में बहुत से पूछे जाते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से? आइए अगला सवाल देखते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक पे बेस्ड सवाल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में कि एक्सपोर्ट पेमेंट डिले आजकल कॉमन हो गया है, राइट। तो एक एक्सपोर्टर है ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड, और ये इंडिया से फ्रांस ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रही है। क्या क्या एक्सपोर्ट कर रही है? ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक। कहाँ पे? एक बुटीक रिटेलर है फ्रांस में। एक्सपोर्ट की वैल्यू है 50 लाख की। बायर जो है फ्रांस में है, और पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि इंस्पेक्शन होना बाकी है। ठीक है, फाइनल इंस्पेक्शन चाहिए, इसीलिए पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ। अब इस क्वेश्चन में दो अलग अलग एडवांस का कंसेप्ट है। देखिए, पहले बायर ने बोला कि देखो, पहले फैब्रिक वेट और थ्रेड काउंट वेरीफाई करेंगे, फिर फुल पेमेंट कर देंगे। इसीलिए एक्सपोर्टर ने क्या किया कि 92% जो बिल है वो बिल कर दिया 92%, और 8% अनड्रॉन बैलेंस छोड़ दिया। इसका 8% कितना होगा? 4 लाख रुपया। समझे?
तो क्योंकि इसने बोला कि देखो पहले हम जब फैब्रिक वेट और थ्रेड काउंट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर फुल पेमेंट देंगे। सवाल ये कर रहा है, इसको बोलते हैं अनड्रॉन बैलेंस। क्या बोलते हैं? अनड्रॉन बैलेंस। अनड्रॉन बैलेंस का मतलब क्या? पेमेंट परमानेंटली लॉस्ट है? नहीं जी, पेमेंट तो आएगा। ठीक है, पेमेंट बाद में मिलेगा, जब उसको इंस्पेक्शन करने के बाद सही लगेगा सब कुछ तो पेमेंट दे देगा, लेकिन अभी नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, तो बैंक यहाँ पे हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? तो अब इसको मैं आगे बताता हूँ। पहले ये सिचुएशन नंबर 2 को देखिए। सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि सेकेंड लिक्विडिटी सोर्स है। कंपनी को क्या मिलना है? कंपनी को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना है। कंपनी इज एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कितना का मिलेगा जी? $2 लाख का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी पेड अर्ली, है ना। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड अर्ली। गवर्नमेंट रिफंड करेगी एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, इसी को बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने पेमेंट किया ना, उसका रिफंड इनको मिल जाता है, सरकार करती है, ताकि एक्सपोर्ट और से ज्यादा करें। एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। ठीक है, तो इनके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या अवेलेबल है? इनके पास प्रोविजनली सर्टिफाइड, या देखिए लिखा है प्रोविजनली सर्टिफाइड इंटाइटलमेंट है। इनके पास शिपिंग बिल है। इनके पास वैलिड एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नंबर है, ईजीएम नंबर है। सवाल ये कर रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है रिगार्डिंग द एडवांस ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड कैन रिसीव। मतलब उन्हें एडवांस चाहिए कुल मिलाकर, इन्होंने शिपमेंट कर दिया, तो किस प्रकार क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो बैंक जो है 8% अनड्रॉन बैलेंस की अगेंस्ट जो है एडवांस नहीं दे सकती, क्योंकि ये मैक्सिमम रेगुलेटरी लिमिट 5% को एक्सीड करता है। बी कर रहा है कि ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड जो है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ले सकती है अनड्रॉन बैलेंस का कंस्ट्रल इंटरेस्ट पे मैक्सिमम 180 दिन के लिए। सी कह रहा है कि बैंक जो है पोस्ट शिपमेंट एडवांस दे सकती है 2 लाख के ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए, प्रोवाइडेड एक्सपोर्टर सबमिट द शिपिंग बिल विद ईजीएम नंबर। डी कह रहा है कि एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक आर ओनली अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक सेल एंड डू नॉट अप्लाई टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये पहले हम लोग पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, अनड्रॉन बैलेंस की बात करते हैं। तो अनड्रॉन बैलेंस का सिंपल सा मतलब है कि पेमेंट बाद में मिलेगा, 4 लाख रुपया बाद में मिलेगा, अभी तो नहीं मिलने वाला है। तो अब देखिए बैंक यहाँ पे हेल्प करती है। बैंक कैसे हेल्प करती है अनड्रॉन बैलेंस के केस में? कि बैंक यहाँ पे ना पोस्ट शिपमेंट एडवांस देती है। बैंक की पोस्ट शिपमेंट एडवांस किसके अगेंस्ट? अनड्रॉन बैलेंस के अगेंस्ट। बैंक बोलती है अच्छा ये पैसा तुम्हारा बचा हुआ है जी, तुम ऐसा करो नाम से पोस्ट शिपमेंट एडवांस ले लो, जब मिलेगा तब दे देना। तो एक डेंजरस सीआईबी ट्रैप है कि अनड्रॉन बैलेंस का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है जी? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अनड्रॉन बैलेंस? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं। 5% होता है। तो दोस्तों गलत, 5% नहीं होता। सीधा सीधा याद रखिएगा कि अनड्रॉन बैलेंस का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 10% होता है। और यहाँ पे कितना परसेंटेज है? यहाँ पे 8% है। 10% किसका? तो जो आपका एक्सपोर्ट वैल्यू है उसका। तो आप 50 लाख का 8% निकालेंगे तो ये तो अलाउड है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि नहीं, नहीं ग्रांट कर सकती 8% का, क्योंकि रेगुलेटरी लिमिट 5% है, ये तो गलत है ना जी। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ये फुल्ली परमिसेबल है, बैंक पूरा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस करेगी। चलिए, अब अच्छा ये बताइए, अनड्रॉन बैलेंस एडवांस 180 दिन तक मिलती है, बोलिए ना। जो अनड्रॉन बैलेंस का जो एडवांस देती है बैंक, वो कितने दिनों के लिए देती है? 180 दिन के लिए देती है, हाँ या ना? आंसर है नो। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अनड्रॉन बैलेंस का जो एडवांस है जो बैंक देती है, वो मैक्सिमम देती है 90 दिन के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन बी में लिखा है ना 180 दिन, ये गलत है, समझे। अब आइए सेकेंड पार्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक की। तो ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या बताया कि क्या ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है? हाँ जी, बिल्कुल एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक्सपोर्टर के पास ना प्रोविजनली सर्टिफाइड क्लेम है, शिपिंग बिल है, ईजीएम वैलिड है, तो बैंक जो है पोस्ट शिपमेंट एडवांस ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट दे सकता है। यहां भी दे सकता है, यहां भी दे सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वही तो कह रहा है कि बैंक पोस्ट शिपमेंट एडवांस दे सकता है, एग्जैक्टली सही पॉइंट है। अच्छा, डी को जरा देखिए। डी कह रहा है कि एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक आर ओनली अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक सेल एंड डू नॉट अप्लाई टू एक्सपोर्ट इंसेंटिव। दोस्तों डी ऑप्शन कह रहा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक सिर्फ डोमेस्टिक सेल के लिए। अरे ड्यूटी ड्रॉबैक का तो पर्पज एक्सपोर्ट प्रमोशन है, काहे का डोमेस्टिक सेल? तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? बस मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। पहले मैंने ये देखा कि देखो कि जो हमारा अनड्रॉन बैलेंस होता है ये अलॉट है 10%। बुक में पढ़िएगा ना जी, तो वहां पे लाइन बाय लाइन लिख दिया है। जब कहानी से समझते हैं ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है दिमाग में। आपने देखा ना कहानी के माध्यम से अनड्रॉन बैलेंस का मतलब क्या है। तो अनड्रॉन बैलेंस मैक्सिमम जो बैंक पोस्ट शिपमेंट एडवांस देती है वो 10% देती है। 10% तक ही अनड्रॉन बैलेंस अलॉट है। अच्छा, फिर जो बैंक एडवांस देगी अनड्रॉन बैलेंस के अगेंस्ट, वो मैक्सिमम 90 दिन का देगी।
फिर हमने ये देखा, ये दूसरा कंसेप्ट था। फिर हमने ये देखा कि देखो ड्यूटी ड्रॉबैक वाला जो केस है, ड्यूटी ड्रॉबैक में जो है एक तरह का एक्सपोर्ट इंसेंटिव होता है, समझे। और जो एडवांस देती है बैंक, एडवांस अलाउ होता है एडवांस, इसमें शिपिंग बिल और ईजीएम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? शिपिंग बिल और प्लस ईजीएम देना पड़ेगा, राइट। चलिए, याद रहेगा अनड्रॉन बैलेंस और ड्यूटी ड्रॉबैक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ से दोनों कंसेप्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ कलेक्शन बेसिस और कंसाइनमेंट बेसिस का ही बात है। तो आई थिंक ये हमने डिस्कस किया है पहले इस तरह का सवाल, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, राइट। ये हमने अभी देखा है कि एनटीपी कितना होता है, एनडीडी कितना होता है, आर्यन टेक्सटाइल के कंटेक्स्ट में एक सवाल है। तो देखिए एक एक्सपोर्टर है आर्यन टेक्सटाइल, ठीक है। तो एक बार देख ही लेते हैं इसको। फॉर डिले बैंक कैन नॉट प्रोवाइड, ओके देख लेते हैं क्या कर रहा है। कि देखो आर्यन टेक्सटाइल जो है ना एक एक्सपोर्टर है सूरत में, और वो एक्सपोर्टर स्मार्ट है, ऑर्डर भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी बैंकिंग प्रॉब्लम आ गई है। तो दो डील है इनके पास, डील नंबर ए कलेक्शन बेसिस पे, डील नंबर बी कंसाइनमेंट बेसिस पे। तो डील नंबर ए में क्या हो रहा है कि बायर है लंदन में। बायर कहाँ पे है जी? लंदन में है। शिपमेंट जो है एलसी के अंदर है, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर शिपमेंट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई, ठीक है। डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट में बैंक बिल नेगोशिएट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद क्या हुआ? ये तो ठीक है। हाउएवर द बैंक नोटिस अ डिस्क्रिपेंसी, तो वो बैंक को ना कलेक्शन बेसिस पे भेज देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आर्यन कैन नॉट नेगोशिएट द बिल, ठीक है, ड्यू टू दिस एरर, सो दे सेंड द बिल ऑन कलेक्शन बेसिस इंस्टेड। और वो रुपी फाइनेंस मांगती है बैंक से, ताकि वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सके। और फिर दूसरा पार्ट आता है कंसाइनमेंट बेसिस का, डील नंबर बी। तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। सिल्क का साड़ीज है, ठीक है। अप्रैल में अपनी ओवरसीज ब्रांच न्यू जर्सी को दे रही है, अपनी ओवरसीज ब्रांच को दे रही है, शिफ्ट कर रही है। इनका ब्रांच न्यू जर्सी में भी है, आर्यन टेक्सटाइल का, उसको इसलिए भेज रही है, कंसाइनमेंट बेसिस पे भेज रही है। गुड्स को इंडियन वेयर हाउस में स्टोर्ड है वहां पे, यूएस में, ठीक है। सवाल ये कर रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फॉर डील द बैंक कैन नॉट प्रोवाइड रुपी फाइनेंस बिकॉज द डॉक्यूमेंट आर डिस्क्रिपेंट। बी कह रहा है कि फॉर डील बी आर्यन टेक्सटाइल मस्ट रियलाइज एंड रेमिट द सेल प्रोसीड टू इंडिया विद इन 9 मंथ ऑफ द शिपमेंट डेट। सी कह रहा है कि डील ए के लिए कंसेशनल इंटरेस्ट मिलेगा आर्यन टेक्सटाइल को यूजेंस बिल पे, ट्रांजिट यूजेंस और ग्रेस पीरियड कवर करते हुए। और डी कह रहा है कि डील बी के लिए ओवरसीज बैंक केवल डिलीवरी ले सकती है शिपिंग डॉक्यूमेंट का बाई पेइंग द फुल इनवॉइस वैल्यू। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम लोग डीले की बात करते हैं। तो डीले में हमने देखा कलेक्शन का कंसेप्ट है। जब भी जैसे डिस्क्रिपेंसी दिखी तो वो जाके बैंक क्या बोलेगी? बैंक नेगोशिएट तो करेगी नहीं, राइट। तो एक्सपोर्टर क्या करता है कि डॉक्यूमेंट कलेक्शन बेसिस पे भेज देता है और बैंक से रुपी फाइनेंस मांगता है। अब देखिए ये बताइए कि डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है तो बैंक फाइनेंस नहीं दे सकता, ऑब्वियसली नहीं दे सकता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कलेक्शन बेसिस का जो फाइनेंस होता है ना जी, कलेक्शन बेसिस का फाइनेंस तब दिया जाता है जब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो। ये यही कंडीशन है। जैसे ही डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी दिखेगी ना तो कलेक्शन बेसिस का फाइनेंस दिया जाता है। या मान लीजिए लिमिट ही एग्जॉस्ट हो जाओ, ये दो केस याद रखिएगा। लिमिट ही एग्जॉस्ट हो जाए या डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो तो कलेक्शन बेसिस का फाइनेंस दिया जाता है। मतलब कि डिस्क्रिपेंसी होते हुए बावजूद बैंक फाइनेंस देती है, रिजेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है कि बैंक नहीं करेगी? अरे बैंक देगी। कलेक्शन बेसिस का मतलब यही होता है कि डिस्क्रिपेंसी होते हुए बावजूद जो है बैंक फाइनेंस करती है, यही तो होता है कलेक्शन बेसिस, समझे। अच्छा, अब जरा इंटरेस्ट कंसेशन की बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन बी में कर रहा है इंटरेस्ट कंसेशन। देखिए कलेक्शन बेसिस पे कंसेशन इंटरेस्ट रेट मिलेगा जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो मेरा सवाल यही है कि कलेक्शन बेसिस का फाइनेंस है, कलेक्शन बेसिस पे क्या बैंक कंसेशन देगी? वेदर बैंक विल गिव कंसेशन ऑन कलेक्शन बेसिस, यस और नो? सही जवाब है देगी, लेकिन कितने पीरियड तक देगी? तो उसमें दो तीन पीरियड लेती है, ट्रांजिट लेगी, प्लस यूजेंस लेगी, प्लस ग्रेस लेगी, समझे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, आई थिंक ये करेक्ट है। सी में यही बोल रहा है ना जी, ये डीले के लिए कंसल्टेंट तीनों कवर होगा, ठीक है। अच्छा बी को जरा आप देखिए, कंसाइनमेंट वाला देखिए। तो कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है कि पहले भेजो, बाद में बायर मिलेगा तब पेमेंट आएगी, है ना। पहले भेज दो, अभी भाई बायर तुमको पता नहीं है, बायर का कुछ पता नहीं है बायर कौन है। पहले तुम भेज दो, वहां पे वेयर हाउस में स्टोर कर दो, बाद में बायर मिलेगा तब पेमेंट आएगा। और आपको मैंने पहले बताया था कि इसका रिलायसन पीरियड होता है 9 मंथ, इसमें ज्यादा टाइम दिया जाता है। और कलेक्शन बेसिस का होता है 90, सॉरी 180 डेज।
तो पर यहाँ पे एक जानलेवा लाइन है, इंडियन ऑन वेयर हाउस। तो इंडियन ऑन वेयर हाउस पे दोस्तों आपको बताया था 15 महीना का समय होता है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, 9 महीना होता है नॉर्मल केस में, और यदि वेयर हाउस है तो 15 महीना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो कह रहा है कि 9 महीना, ये गलत हो गया, 9 मंथ। ठीक है, और ऑप्शन डी बोलता है कि ओवरसीज ब्रांच को डॉक्यूमेंट लेने के लिए फुल पेमेंट इमीडिएटली देनी पड़ेगी। डील बी के लिए कैन ओनली टेक डिलीवरी ऑफ द शिपिंग डॉक्यूमेंट बाय पेइंग द फुल इनवॉइस इमीडिएटली। तो कंसाइनमेंट में इमीडिएट फुल पेमेंट होता है जी? नहीं होता है। रूल यही बोलता है कि डॉक्यूमेंट को डिलीवर किया जाता है ट्रस्ट रिसीट के अगेंस्ट। तो एक टर्म होता है, देखेंगे बुक में लिखा हुआ है ट्रस्ट रिसीट, इसको टीआर बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट का जो डिलीवरी होता है ना, वो ट्रस्ट रिसीट के अगेंस्ट होता है, पेमेंट बाद में होती है। तो फाइनल आंसर हम देखें, ए गलत है, बी गलत है, सी सही है, डी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी सही हो गया। तो हमने यहां से ये सीखा कि देखो, यदि हमारा डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट हो तो कलेक्शन बेसिस फाइनेंस अलाउड है। कलेक्शन का मतलब ही है कि डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट वाले केस में कलेक्शन बेसिस फाइनेंस जो है अलाउड है। फिर हमने ये देखा कि देखो, कलेक्शन बेसिस, यूजेंस बेसिस, यूजेंस बिल, कंसेशनल इंटरेस्ट, और जो कंसेशनल इंटरेस्ट का पीरियड होता है, कंसेशनल इंटरेस्ट का जो पीरियड होता है दोस्तों, वो कितना होता है? तो उसमें दो तीन चीज आती हैं, ट्रांजिट प्लस यूजेंस प्लस ग्रेस, ये तीनों का कॉम्बो होता है। फिर हमने ये देखा कि जो कंसाइनमेंट है, इसका नॉर्मल पीरियड कितना है? कंसाइनमेंट का नॉर्मल पीरियड है 9 मंथ, और वेयर हाउस जो अब्रोड है, इसका इसमें कितना होता है जी? 15 महीना होता है। ठीक है, तो ये एक सीआईबी का एक फुल क्वेश्चन पक्का है यहाँ से आपका, बार बार आता है इस पे सवाल। आइए अब हम लोग थोड़ा टॉपिक को बदलते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो ये देखिए, ये मॉडर्न एक्सपोर्टर का रियल पेन पॉइंट दिखाता है कि एक्सपोर्टर फॉरेक्स रिस्क से सबसे ज्यादा डरते हैं, राइट। तो देखिए, एक एक्सपोर्टर है ग्लोबल गारमेंट, और इनका एक्सपोर्ट हाउस है मुंबई में, और जर्मनी का रिटेलर ने कॉटन शर्ट का लार्ज ऑर्डर दिया है। कंपनी स्मार्ट है और दो स्ट्रेटेजिक बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर रही है, एक तो प्री शिपमेंट स्टेज और एक पोस्ट शिपमेंट स्टेज, दोनों यूज कर रही है। तो देखिए, ये प्री शिपमेंट स्टेज में कंपनी क्या करती है कि रॉ मटेरियल खरीदती है। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदती है, डोमेस्टिक करेंसी फ्लक्चुएशन अवॉइड करना है इसे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट चाहिए, इसीलिए कंपनी ने क्या चूज किया? पीसीएफसी, पीसीएफसी चूज किया, राइट। फुल फॉर्म होता है प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। दो कारणों से, पहले इनको डोमेस्टिक करेंसी फ्लक्चुएशन अवॉइड करना है, और इंटरनेशनल, इसीलिए फॉरेन करेंसी चूज किया है, और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट भी चाहिए। और ये यूरो में लिया है, कितने दिन के लिए? 150 दिन के लिए, 150 दिन के लिए। और फंडिंग का सोर्स क्या है? बैंक फंड करेगी अपने एफसीएनआरबी, इनके इनके एफसीएनआरबी में कुछ डिपॉजिट्स है, बैंक फंड इज यूजिंग द देयर एफसीएनआरबी डिपॉजिट। ठीक है, अब देखिए कि ये तो समझ में आ गया। अब आता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में क्या बोल रहा है? पोस्ट शिपमेंट बिल पार्ट 2 है। तो गुड्स गुड्स को इन्होंने शिपमेंट कर दिया, इन्होंने गुड्स को शिपमेंट कर दिया। एक्सपोर्ट बिल बैंक ने डिस्काउंट कर लिया। गुड्स को शिपमेंट करने के बाद जो है एक्सपोर्ट बिल ने क्या किया? एक्सपोर्ट बिल बैंक ने डिस्काउंट कर दिया उसे। ठीक है, और लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? जर्मनी में लॉजिस्टिक स्ट्राइक थी, यहाँ लिखा है ना, लॉजिस्टिक स्ट्राइक थी जर्मनी में। बायर ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाया, बिल ओवरड्यू हो गया कुछ वीक्स तक। ठीक है, सवाल ये कर रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। द बैंक इज लीगली रिक्वायर्ड टू वेट एग्जैक्टली 30 days बिफोर क्रिस्टलाइजिंग द ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल इनटू आईएनआर। 30 दिन वेट करना पड़ेगा। बी कह रहा है कि ग्लोबल गारमेंट कैन अवेल द पीसीएफसी इन एनी ग्लोबल करेंसी इंक्लूडिंग स्विस फ्रांस एंड कैनेडियन डॉलर। सी कह रहा है पीसीएफसी को ऑप्ट करके ग्लोबल गारमेंट जो अपने एक्सचेंज रिस्क को एलिमिनेट कर ली। डी कह रहा है इंटरेस्ट रेट जो पीसीएफसी का होता है वो फिक्स्ड होता है, आरबीआई रेपो रेट प्लस स्प्रेड डिटरमाइंड बाय द बैंक। मतलब चार अलग अलग कंसेप्ट है। आइए पहले हम लोग प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करते हैं। तो देखिए, प्री शिपमेंट में कंपनी क्या करती है तो हमने देखा। अब पीसीएफसी रुपये में मिलता है क्या? पहले ये बताइए, जो पीसीएफसी होता है क्या ये रुपया में मिलेगा? पीसीएफसी इन रुपी अलाउड या नो? यस और नो? सही जवाब है नो। पीसीएफसी का नाम में लिखा हुआ है कि फॉरेन करेंसी में ही ड्रॉ होगा और फॉरेन करेंसी में ही रिपेमेंट होगा, समझे। तो सबसे की आइडिया यही है दोस्तों, एग्जाम का गोल्ड पॉइंट है एक्सचेंज रिस्क। अब आप सोचिए, पीसीएफसी लेने का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है कि एक्सपोर्टर का एक्सचेंज रिस्क खत्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि पीसीएफसी में जो लोन मिलेगा वो भी फॉरेन करेंसी में मिलेगा, और रिपेमेंट जो करना है वो भी फॉरेन करेंसी में करना है, इसीलिए एक्सचेंज रिस्क तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया ना। ठीक है, अब जरा ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि देखो पीसीएफसी किसी भी करेंसी में मिल सकता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत है। आपको बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो पीसीएफसी मिलेगा, उसके लिए कुछ करेंसी अलाउड है, जैसे कि डॉलर, मैं यहाँ करेंसी का नाम ले देता हूँ, डॉलर अलाउड है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अलाउड है, यूरो अलाउड है, और जापानीज येन अलाउड है। ये चार ही करेंसी अलाउड है, इसके अलावा और कोई करेंसी अलाउड नहीं है। ये कनाडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक नहीं अलाउड है। ठीक है, अब ऑप्शन डी वो बोलता है कि देखो पीसीएफसी का जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई रेपो प्लस स्प्रेड होता है। तो दोस्तों फॉरेन करेंसी लोन का इंटरेस्ट डोमेस्टिक रेपो से लिंक होगा क्या? नहीं जी। तो पीसीएफसी का जो तो लॉजिकली भी कभी कोई सोच लिया कीजिए, क्योंकि फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट है, काहे का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से लिंक होगा? तो ये लिंक किससे होता है? तो ये लिंक मैं आपको बता दूं, ये लिंक होता है लाइबॉर से लिंक होता है, ये लिंक होता है यूरिबॉर से लिंक होता है। ठीक है, रेपो रेट का ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, अब पार्ट टू जो करा था पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, कि एक्सपोर्ट बिल ने डिस्काउंट कर लिया, प्रॉब्लम हुआ कि जर्मनी में लॉजिस्टिक स्ट्राइक हुई, बैंक ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर पाया, बिल ओवर ड्यू हो गया। अब आप टाइसन का कंसेप्ट बताइए, आपको बताइए कि जब जब एक्सपोर्ट बिल हमारा ओवर ड्यू हो जाता है तो बैंक को क्या प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए हमारा कोई एक्सपोर्ट बिल है, राइट, ये ओवर ड्यू हो गया, मतलब ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो ओवर ड्यू हुआ, तो बैंक को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जी? फॉरेक्स पोजीशन का रिस्क होता है क्या? यस और नो बताइए तो। डज बैंक फिक्स्ड फेसेस द फॉरेन पोजीशन रिस्क? टाइप यस और नो। क्या बैंक फॉरेक्स पोजीशन रिस्क फेस करती है? तो हाँ दोस्तों, फेस करती है। तो क्रिस्टलाइज क्यों करें? देखिए बैंक फॉरेन करेंसी में पैसा दे चुका है, बायर नहीं पे कर रहा, तो बैंक क्या प्रोटेक्ट करेगा? अपनी फॉरेक्स एक्सपोजर तो प्रोटेक्ट करेगा ना। सबसे बड़ा तो रिस्क बैंक को यही है, फॉरेक्स पोजीशन का रिस्क है। बैंक फॉरेन करेंसी में पैसा दे दिया, बायर पेमेंट दे नहीं रहा है टाइमली, तो बैंक क्या प्रोटेक्ट करेगा? बैंक अपनी फॉरेक्स एक्सपोजर को प्रोटेक्ट करेगा, समझे? तो इसलिए बैंक क्या करता है कि जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी है उसको आईएनआर लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शन ये बोलता है बैंक लीगली बाउंड है 30 दिन वेट करने के लिए। बताइए क्रिस्टलाइजेशन का 30 दिन रूल होता है क्या? तो आंसर है नहीं होता। देखिए क्रिस्टलाइजेशन पीरियड ना पहले होता था, लेकिन अब बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। बैंक कमोडिटी देखती है, राइट, बैंक कंट्री देखती है, बैंक ट्रांजेक्शन के नेचर को देखती है और खुद डिसाइड करती है। तो ऐसा 30 दिन का कोई रूल नहीं है, समझे? तो पुराने एडिशन वाली बुक में लिखा था, लेकिन अब नहीं है। तो दोस्तों हमने देखा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी सही है। मजा आया ना दोस्तों? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना पीसीएफसी के बारे में? राइट, तो हमने क्या सीखा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीसीएफसी जब भी आपको दिखेगा तो ये याद रखिएगा कि फॉरेन करेंसी लोन प्लस रिपेमेंट भी जो है फॉरेन करेंसी में होगा, दोनों फॉरेन करेंसी में होगा। फिर हमने ये देखा कि एक्सचेंज रिस्क को अवॉइड करता है। फिर हमने ये देखा कि जो करेंसी अलाउड है वो डॉलर है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूरो है, और क्या है? जापानीज येन है। फिर हमने ये देखा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो लिंक्ड होता है लाइबॉर से या यूरिबॉर से। ये सब बात हो रही है पीसीएफसी की, पैकिंग क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। फिर हमने ये देखा कि हमारा मान लो कि ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल है, पोस्ट शिपमेंट में खासकर, ठीक है, तो उसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन का जो पीरियड होता है वो बैंक डिसाइड करती है, नॉर्मली 30 दिन का कोई फिक्स नहीं है। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने में। एक और सवाल देख लेते हैं, सारा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक टेबल फॉर्मेट में। अगला सवाल है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कि एक एक्सपोर्टर है जिसका नाम है जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक। जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक नाम का एक्सपोर्टर है, हाई एंड कंपोनेंट बनाता है, ठीक है, हाई एंड कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरर है। और ऑर्डर आई कहाँ से? ऑर्डर आई जापान से ऑर्डर आई। ठीक है, कंपनी ने 2 स्टेप फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी यूज की। पहले उसने पीसीएफसी ली और शिपमेंट से पहले, और शिपमेंट के बाद उसने ईबीआर ली, एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटेड लिया। ठीक है, तो पहले फेज वन को देखते हैं, दोनों को तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहले फेज वन में कंपनी को क्या चाहिए थी? कंपनी को चाहिए थी $5 लाख। कंपनी बैंक के पास गई और बोला बैंक मुझे पीसीएफसी चाहिए जी। ठीक है, तो बैंक ने क्रेडिट दे दिया 180 दिन के लिए। प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक के पास खुद के डॉलर कम थे। देखिए प्रॉब्लम ये थी ना कि बैंक के पास अपना डॉलर का रिजर्व ही कम था जी। ठीक है,
अब एक सॉलिड क्वेश्चन, अगर बैंक के पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो पीसीएफसी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत मजा आएगा सवाल जब बोलिए कि बैंक के पास अपना ही यूएस डॉलर रिजर्व कम है, तो क्या बैंक पीसीएफसी दे सकती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सही जवाब है, बहुत लोग बोलेंगे यस। ठीक है, दिया ऑब्वियसली नहीं दे सकती दोस्तों। पीसीएफसी के लिए बैंक फॉरेन करेंसी क्रिएट भी कर सकती है। ठीक है, देखिए मेरा सवाल क्या था सुनिए, अगर बैंक के पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो पीसीएफसी दिया नहीं जा सकता, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही जवाब है सही है। देखिए कंसेप्ट ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों बैंक के पास यदि पीसीएफसी के लिए पैकिंग क्रेडिट फॉरेन करेंसी के लिए फॉरेन करेंसी क्रिएट भी कर सकता है, दे कैन क्रिएट फॉरेन करेंसी फॉर दिस पीसीएफसी। कैसे क्रिएट करेगा? तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं रूपी बाय सेल स्वैप। समझे इसको क्या बोलते हैं? रूपी बाय सेल स्वैप बोलते हैं। यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है, ये देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है, और जब बुक पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि होता क्या है जी। अब यहाँ समझ में आ रहा है, ये तो एक्सपोर्टर आया मेरे पास $5 लाख मांग रहा है, मेरे पास डॉलर रिजर्व कम है, तो बैंक क्या करेगी? रूपी बाय सेल स्वैप करेगी। इसमें क्या करती है बैंक कि देखिए रूपी दे देगी और फॉरेन करेंसी टेम्पोरली जनरेट कर देगी, एक्सपोर्टर को पीसीएफसी दे देगा, इसी को स्वैप बोलते हैं। तो ये वैलिड सोर्स है पीसीएफसी का। ठीक है, अब उसके बाद आता है पोस्ट शिपमेंट, वहां पे क्या आता है? ईबीआर आता है, एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटेड आता है। तो गुड शिप हो गए, बायर जापान में है, ह्यूजेंस पीरियड है 90 दिन का। ठीक है, 90 दिन में इसको पेमेंट देना था। एक्सपोर्टर ने बोला मैं वेट नहीं करना चाहता, तो एक्सपोर्टर ने ईबीआर चूज किया, एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटेड चूज किया। ईबीआर क्या पोस्ट शिपमेंट होता है जी? हाँ होता है। ठीक है, तो ईबीआर का मतलब ही होता है कि बैंक एक्सपोर्ट बिल को फॉरेन मार्केट में डिस्काउंट करवाता है। तो अब देखिए आगे का जो कहानी है वो तो है ही है कि बैंक इसको इस रेट पे फाइनेंस करेगा। सवाल ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो मैक्सिमम टेनर ईबीआर का अलॉट होता है वो 270 दिन का होता है। बी कह रहा है कि बैंक जो है ना रूपी बाय सेल स्वैप का यूज करके ये इनवैलिड सोर्स है पीसीएफसी प्रोवाइड करने का। सी कह रहा है कि ईबीआर स्कीम के अंदर बैंक अपने फॉरेन करेंसी रिसोर्स का यूज नहीं कर सकती एक्सपोर्टर को फंड करने के लिए। डी कह रहा है कि यदि जेनिथ शिपमेंट जो है जापानीज येन में होता तो ईबीआर इंटरेस्ट रेट टिपिकली लिंक होता लाइबोर या यूरिबोर से। अब थोड़ा सा ईबीआर को थोड़ा समझ लेते हैं, ईबीआर का मैकेनिज्म कैसा कैसा होता है। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड द ईबीआर मैकेनिज्म। तो ईबीआर का मतलब है एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटेड। मतलब बैंक क्या कर रही है? बैंक के पास बिल आ गया क्योंकि उसने शिपमेंट कर दिया है, तो एक्सपोर्टर ने बिल बैंक को जमा कर दिया है। तो बैंक क्या करती है? एक्सपोर्ट बिल को फॉरेन मार्केट में डिस्काउंट करवाता है, मतलब ये बिल किसी को बेच देता है। तो यहां कैसे हुआ कि ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से, यहां पे देखिए लिखा है, बैंक ने क्या किया कि अपने बीएफ अरेंज किया, बैंकर एक्सेप्टेंस फैसिलिटी अरेंज किया अपने ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से। तो ये जो बैंक है ना, ये गई अपने ओवरसीज कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास और उसके लिए इसने बीएफ अरेंज किया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है जी? इंटरेस्ट रेट है यूरिबोर प्लस 1.5%। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ईबीआर का जो मैक्सिमम टेनर 270 दिन है, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ईबीआर का जो मैक्सिमम टेनर होता है वो 180 दिन का होता है, ये गलत है। बी कह रहा है कि अंडर द बैंक यूज ऑफ यूपी बाई सेल स्वैप इज एन इनवैलिड सोर्स, ये गलत है क्योंकि ये वैलिड है। पीसीएफसी जब बैंक के पास नहीं रहता है, फॉरेन के रिजर्व कम है, तो ईबी रुपी बाई सेल स्वैप बैंक कर सकती है। सी कह रहा है कि बैंक अपने खुद के फॉरेन करेंसी फंड यूज नहीं कर सकता अंडर ईबीआर स्कीम। क्या बताइए, ईबीआर सिर्फ ओवरसीज बोरोइंग से ही होता है? यस और नो? मेरा सवाल है, क्या एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग हमेशा ओवरसीज बोरोइंग से ही होगा? क्या इसको जरूरी है कि ओवरसीज से बोरो करे? यस और नो? सही जवाब है नो। देखिए दोस्तों, बैंक ईबीआर कहां से फंड कर सकता है वो जरा देखिए। तो बैंक को यदि ईबीआर को फंड करना है ना, तो वो अपना फॉरेन करेंसी रिसोर्स से फंड कर सकता है। जैसे इसका पास मान लीजिए ईएफसी अकाउंट बैलेंस है या एफसीएनआर अकाउंट बैलेंस है, यहां से कर सकता है। या कहां से कर सकता है? ओवरसीज बोरोइंग से कर सकता है। समझे? तो ईबीआर फंड का दो सोर्स है। तो ऑप्शन सी कर रहा है कि केवल और केवल ओवरसीज बोरोइंग ही है, ये गलत है। ठीक है, अच्छा डी क्या कर रहा है कि यदि डी बोलता है कि अगर शिपमेंट जापानीज येन में होती तो ईबीआर इंटरेस्ट जो है लाइबोर या यूरिबोर प्लस बैंक इज डिफाइंड स्प्रेड होता। ये बताइए दोस्तों, क्या ईबीआर का इंटरेस्ट इंटरनेशनल बेंचमार्किंग होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ईबीआर लाइबोर यूरिबोर यूरिबोर प्लस बैंक स्प्रेड, करेंसी कोई भी हो, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, जापानीज येन हो, बेंचमार्क इंटरनेशनल ही रहेगा, डोमेस्टिक नहीं रहेगा। तो हमने क्या सीखा दोस्तों? हमने दो तीन चीजें सीखी यहाँ से कि देखो, पहली बात, जब भी आप